बच्चों पहले आप 2 चैप्टर क्लास 7th के पीटी से पहले कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एमएस एक्सेल, जिसमें आप सीखेंगे कि वर्ड टेक्स्ट कैसा है, चार्ट का क्रिएशन कैसे किया जाएगा और ओरिएंटेशन क्या होती है। आपने शायद छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन अब हम एक बार दोबारा से इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि एमएस एक्सेल क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। एमएस एक्सेल जो है एक पावरफुल स्प्रेडशीट कंपोनेंट है। अब यहाँ स्प्रेडशीट का अर्थ है एक शीट के रूप में जो बहुत बड़ी शीट है, जिसमें रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं। यानी आपको काम करने के लिए एक बहुत लार्ज एरिया मिलता है, जहाँ आप इसका मेन पर्पस है आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैनिपुलेट का अर्थ है कि अगर ऑलरेडी आपने कोई डाटा पहले से लिखा हुआ है या फीड किया है तो आप उसमें किसी तरह का चेंजेस करना चाहें वो भी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में आपके पास जो शीट है वो एक प्लेन शीट के रूप में नहीं होती है, उसमें रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। यानी पूरा एरिया आपका एक टेबल की फॉर्म में, जैसे आपने छोटी क्लासों में मैथ्स की नोटबुक आपने देखी होगी जिसमें अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से सेल बने होते हैं, जिसमें आप डाटा लिखकर इजीली उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और अपने काम को इजी बना सकते हैं। तो एमएस एक्सेल को कैसे स्टार्ट किया जाए, सभी को पहले भी अगर आपने सीखा है तो आपको पता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करना होता है तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ऑप्शन आती है ऑल प्रोग्राम्स, आप वहाँ क्लिक करते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप सर्च करते हैं और फिर आप एमएस एक्सेल पे क्लिक करते हैं। आप जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे एमएस एक्सेल की जो स्टार्टिंग आपको स्क्रीन दिखाई देगी, वो स्क्रीन कैसी होगी, उसमें आप देखिए इस तरह की स्क्रीन आपको मिलेगी। आप यहाँ एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सेल की स्क्रीन भी ओपन करके आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए आपकी ये जो स्क्रीन है, अब आप देखिए ये जो स्क्रीन है एमएस एक्सेल की, इसमें आप इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए ये वाली स्क्रीन आप देखिए, यहाँ पे आप जहाँ एरो है इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। आप एक्सेल में कुछ भी लिखेंगे, कोई फॉर्मूला कोई भी टेक्स्ट, तो यहाँ दिखाई देगा आपको। ए बी सी डी ये आप देख पा रहे हैं, इसे हम कॉलम की हेडिंग कहते हैं। ये जो पूरा वर्किंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसे हम वर्कशीट कहते हैं। ये देखिए एक छोटा सा एरिया, ये यानी कि एक बॉक्स, इसको हम सेल कहते हैं। ये एरिया जहाँ A1 लिखा हुआ है इसे हम नेम बॉक्स कहेंगे। आप जो भी जिस सेल में आपका पॉइंटर मूव करेगा वो सेल एड्रेस आपका यहाँ ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए बहुत सारे सेल हैं आपके वर्कशीट में, लेकिन ये एक ऐसा सेल है जो थोड़ा सा अलग से आपको हाईलाइटेड होता दिखाई दे रहा है, इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। यानी आपका पॉइंटर जिस जिस सेल में मूव करता चला जाएगा वो सेल आपका चारों तरफ डार्क बाउंड्री आपको वहां दिखाई देगी, तो ऐसे सेल को हम एक्टिव सेल कहेंगे। 1 2 3 4 ये आप सब देख पा रहे हैं, ये आपकी रो की हेडिंग कहलाती है। और ये देखिए शीट 1 शीट 2 शीट 3 ये आपकी शीट्स हैं। शुरू में आप देखेंगे तो केवल 3 शीट्स आपको दिखाई देंगी, लेकिन आप चाहें तो इसमें और नंबर ऑफ शीट्स ऐड कर सकते हैं। इनकी पोजीशन आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इनमें से कोई शीट आपको अननेसेसरी लगती है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तब आप थोड़ी सी और थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं कि वर्कशीट हम कहते किसे हैं। वर्कशीट का एक छोटी सी डेफिनेशन है, यहाँ देखिए कि वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स की कॉम्बिनेशन से मिलाकर जो शीट बनती है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्कबुक हैज 3 वर्कशीट्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि वर्कबुक क्या है और वर्कशीट क्या है। आपके पास आपकी नोटबुक्स होगी, वो आपकी एक तरीके से आप उसे कंपेयर कीजिए कि वो आपकी वर्कबुक है और आपकी नोटबुक का हर पेज आपकी एक वर्कशीट है। तो यानी आप ये कह सकते हैं
कि वर्कशीट्स की कॉम्बिनेशन से आपकी बनती है वर्कबुक। तो आपकी शुरू में जो आपकी एक तरीके से वर्कबुक आपको दिखाई देती है उसमें केवल 3 शीट्स होती हैं। आप जितनी शीट्स चाहें आप उतनी शीट्स अपने वर्कबुक में और ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी मैं करके कि किस तरीके से हम शीट्स और ऐड करेंगे। रो हेडिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि हर रो जो है एक्सेल में उसका एक नंबर डिफाइन होता है। देखिए 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, तो ये खाली 25 रोज नहीं है। आप यहाँ से डाउन एरो की करके जैसे नीचे चलते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग आप देखिए ये आपकी यहाँ नंबर ऑफ रोज है वो केवल एक वर्कशीट की है। ऐसे 3 नहीं, बहुत सारी शीट्स आप चाहें तो एक वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। तो 10,48,576 रोज हैं। ये आपके MS एक्सेल 2010 की बात कर रही हूँ। जैसे जैसे आप लेटेस्ट वर्जन में जाएंगे तो नंबर ऑफ रोज भी आपको और बढ़ी हुई दिखाई देंगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी और मिलेंगे आपको। कॉलम हेडिंग की बात करते हैं तो हर कॉलम जो है एक्सेल में उसकी एक हेडिंग होती है जो आपको यहाँ देखिए ये आपको दिखाई थी मैंने ABCD ये सारे। अब आपको यहाँ U तक दिखाई दे रहा है लेकिन ये U तक नहीं है, ये आपके कॉलम्स और भी आगे हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो आपके 2010 के हिसाब से 16,384 कॉलम्स हैं। लेकिन ये कॉलम्स भी हर वर्जन में आपको अलग अलग मिलेंगे। 2010 में अलग है, 13 में अलग है और लेटेस्ट में जाएंगे तो वहां कॉलम्स की संख्या आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो ये कैसे आपने देखने हैं। अब ये 16,384 कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जो यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये देखिए कि यू के बाद जैसे जेड तक आपका ABCD कंप्लीट होती है तो उसके बाद A B AC AD करके AZ ऐसे ही ये आपके कंटिन्यू चलेंगे। मैं आपको एक्सेल में दिखाऊंगी ये सब चीजें। उसके बाद आती है बारी सेल की। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां रो और कॉलम आपस में मिलते हैं, उस पोर्शन को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। वो एरिया हमारा सेल कहलाता है। हर सेल का यूनिक एड्रेस होता है। यूनिक एड्रेस का मतलब है आप देखिए इस समय अगर पॉइंटर हमारा A कॉलम और रो नंबर 1 में है तो उसे हम A1 कहेंगे। अगर हमारा पॉइंटर जो है वो I और 2 में चला जाएगा यानी I आपका कॉलम होगा 2 आपकी रो होगी तो यहाँ I2 कहलाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक सेल का एड्रेस दूसरे एड्रेस से मैच करेगा। हमेशा सेल का एड्रेस और इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले कॉलम का नाम आएगा यानी कि अल्फाबेट होगा और उसके पीछे आपका रो का नंबर आएगा यानी कि न्यूमेरिक होगा। एक्टिव सेल मैंने आपको बताया कि ऐसा सेल जिसके चारों तरफ बाउंड्री होती है, हाईलाइटेड होता है वो हिस्सा, उसे हम एक्टिव सेल कहते हैं। नेम बॉक्स जो आपकी लोकेशन बताता है कि आपका पॉइंटर इस समय कौन से सेल में है, तो ये आपका नेम बॉक्स कहलाता है। फॉर्मूला बार मैंने आपको बोला कि आप जो भी चीज़ लिखेंगे चाहे वो कैरेक्टर है चाहे वो फॉर्मूला है वो सबसे पहले आपका कहाँ एंटर होगा वो आपको फॉर्मूला बार पर ही दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आपके वर्कशीट में आएगा। तो आज मैं यही चीज़ें आपको प्रैक्टिकली एक्सेल में दिखाती हूँ। तो देखिए आपका जो सिस्टम है वहाँ पे आप यहाँ टाइप कीजिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सीधा आपको मिल जाएगा। वहां से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद क्लिक कीजिए। ये आपका देखिए ये MS एक्सेल है। जो चीज़ें मैंने आपको वहां दिखाई थी वही सेम चीज़ें ये देखिए ABCDE ये सब आपके क्या हैं, ये आपके कॉलम के नाम हैं। यहाँ से देखिए हम जैसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे ये आपको अलग अलग कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की यूज करते हैं ये देखिए यहाँ आप सीधा आगे भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कंट्रोल के साथ ये जो 4 एरो कीज होती हैं आपकी कीबोर्ड में, इसकी जो राइट साइड की आप उसको दबाएंगे तो यहाँ देखिए हमारा लास्ट जो है इस वर्कशीट का कॉलम उसका नाम आपको दिखाई दे रहा है XFD।
इसी तरह से आप लास्ट रो में आना चाहें तो कंट्रोल पे एक उंगली दबाइए और डाउन एरो की को दबाइए, तो ये देखिए ये नीचे आपकी ये आ गई है 10,48,576, ये आपकी रो है। अब आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल बिगनिंग में आना है तो कंट्रोल के साथ आप होम की को प्रेस कीजिए, या आप अप एरो की करेंगे तो बिल्कुल बिगनिंग में आएंगे, और अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की करते हैं तो भी आप बिल्कुल फर्स्ट जो आपका सेल है वहां आप आ सकते हैं। यहाँ मैंने आपको A1 दिखाया था, ये आपका नेम बॉक्स है और इसके चारों तरफ बाउंड्री देख रहे हैं आप डार्क है। मैं इसको यहाँ मूव कर रही हूँ तो अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया F3, क्योंकि F मेरा कॉलम है और 3 मेरी रो है। मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया J6। मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो मैसेज आ गया C4। अब मैं यहाँ कुछ भी अगर टाइप करना चाहूंगी तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बार है, ये देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में लिखा तो ऊपर आया और जब मैंने उसे एंटर किया तो वो नीचे आ गया। अब मैं इसको यहाँ बढ़ा सकती हूँ अगर मैं चाहती हूँ कि एक ही सेल में आए ये चीज़। इसी तरीके से बाकी फंक्शंस लगभग वही हैं जैसे आप वर्ड में भी करते आए हैं। आपको साइज बड़ा करना है, ये सब चीज़ें आगे आएंगी, शायद आपके सिलेबस में भी कवर होंगी। तो ये बेसिक वो चीज़ें थी जो आपने अभी थ्योरी में समझी थी, तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अब यहाँ देखिए शीट है आपकी, ये शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये थोड़ा सा एडवांस है, 2013 है जिसमें मैं आपको डेमो दे रही हूँ, लेकिन जनरली आप 2007 या 10 देखेंगे तो वहाँ आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऑटोमेटिकली पहले से ही बनी हुई वहाँ दिखाई देंगी। और इसी तरीके से हम कोई भी चीज़ यहाँ एंटर करते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ भी एंटर किया है, यहाँ पे हम एंटर करते हैं न्यूमेरिक डिजिट्स, तो ये देखिए स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं ऊपर फॉर्मूला बार पर आती है वो इन्फॉर्मेशन और बाद में नीचे डिस्प्ले होती है, और बाद में चाहें तो आप इनके साइज छोटे बड़े भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि एक्सेल की शुरुआत कैसे हो, एक्सेल में हम क्या कुछ कर सकते हैं। एक्सेल का मेन पर्पस होता है कैलकुलेशन का, एक छोटी सी कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं, आगे फॉर्मूलाज में हम और आगे डिटेल में जाएंगे। आपने इन सबको प्लस, सभी को प्लस चाहिए आपको, सबको सिलेक्ट कर लीजिए और एक ब्लैंक सेल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ पे आपको इसका सम मिल जाए। और यहाँ देखिए ऑटो सम का एक फंक्शन, आप यहाँ क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ हमें सम मिल गया, साइज उसका छोटा है, आप इसे साइज यहाँ से छोटा बड़ा जो भी आप चाहें कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटी सी शुरुआत कि MS एक्सेल में कैसे एंट्री करनी है और क्या कुछ हम उसमें कर सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम अगली बार कवर करेंगे।